हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में टॉप 20 MCQ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साइंस के है, जो कि आज के क्लास में पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और यह क्लास ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, वृष्ण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे बतलाइए वृष्ण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो वृष्ण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड, एड्रिनल या फिर वृष्ण। सभी लोग बतलाइए इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो रुधिर चाप है वह एड्रिनल इसको नियंत्रित करता है। एड्रिनल इसको नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑक्सिन है, एक हार्मोन है या फिर वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सिन क्या होता है? आप सभी लोग बतलाइए कि ऑक्सिन क्या होता है और ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। इसका कार्य भी बतलाना है। किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पेड़ पौधा में पाया जाता है और यह जो है वह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ऑक्सिन जो कार्य करता है वह कोशिका में विभाजन करता है, लंबाई को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है बतलाइए। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या फिर ब्यूटरिक अम्ल। और यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको भी बतलाना है। तो देखिए जो मेथेनोइक अम्ल है यह तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेनोइक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है और इसका जो सामान्य नाम होता है उसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। जो मेथेनोइक अम्ल है इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको बतलाइए। फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCOOH होता है। इसका यह रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनुघोल है? सिरका, फॉर्मलिन, क्लोरोफॉर्म या फिर फिनाइल। एथेनोइक अम्ल का तनुघोल कौन है यहाँ पर बतलाइए। एथेनोइक अम्ल का तनुघोल कौन है? और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए तो एथेनोइक अम्ल जो है इसको एसिटिक अम्ल से भी जानते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एथेनोइक अम्ल की जगह पे एसिटिक अम्ल बोल देता तो भी सेम आंसर होता। तो इसको एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में होता है एसिटिक एसिड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? एथेनॉल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम पहले के क्लास में भी बतलाए थे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन, यहाँ से देखिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। बतलाइए इनमें से पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है। पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि ऑक्सिन है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ऑक्सिन है और एक हार्मोन ऑक्सिन है, उसका राइट आंसर हुआ था हार्मोन। ऑक्सिन एक हार्मोन है और हम बतलाए थे कि जो ऑक्सिन है वह पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी कि पादप हार्मोन जो है वह ऑक्सिन है, जो ऑक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑक्सिन है जो कि एक पादप हार्मोन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना है? यानी कि आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से होता है या फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, गंड,
घेंगा या फिर इनमें से सभी? बतलाइए क्या होता है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से डेली एमसीक्यू क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, इसलिए आप लोग कंटिन्यू क्लास भी कीजिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए जो नहीं किए हैं, और इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। घेंगा या फिर ग्वाइटर या गलकंड ये सभी होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए कार्बन क्या है, यहाँ पे बतलाना कार्बन क्या है। बतलाइए सभी लोग। क्या कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं है? सबसे पहले कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और यह एक अधातु होता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं? कार्बन के अपरूप यहाँ पे होते हैं, एक होता है हीरा, ग्रेफाइट, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक होता है फुलेरिन। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फुलेरिन की संरचना, फुलेरिन जो है उसकी संरचना पूछ देता है किसके आकार की होती है? फुलेरिन की संरचना, फुलेरिन की जो संरचना होती है वह गोल होती है, फुटबॉल की तरह गोल होता है फुलेरिन की संरचना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए संतृप्त यौगिक में है। संतृप्त यौगिक में क्या होता है? द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, एकल बंध होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। और संतृप्त बंध यहाँ पे देखिए एल्केन जो होता है, इसके सभी एल्केन समूह के जितने भी होते हैं वो सभी एकल बंध होते हैं। एल्केन समूह के जितने भी उदाहरण सब आप लोग मान लीजिए वो सभी एकल बंध, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी है ये सभी संतृप्त यौगिक है और सभी के सभी एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। जैसे मीथेन ही होता है, CH4 मीथेन होता है, तो एक कार्बन यहाँ पे, और इस तरह से चारों तरफ से हाइड्रोजन होता है एकल बंध के द्वारा। तो संतृप्त यौगिक एकल बंध होता है, और असंतृप्त यौगिक जो होता है वह द्विबंध और त्रिबंध दोनों होता है। असंतृप्त यौगिक द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। और एल्किन, यहाँ पे एल्केन हो गया एकल बंध, एल्किन हो गया द्विबंध, और एल्काइन जो होता है वो त्रिबंध होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बतलाइए। और एक क्वेश्चन पहले के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यह जो इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30.5 किलो जूल पर मोल होता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एस्ट्रोडर्म, मीजोडर्म, यहाँ पे एक्टोडर्म हो जाएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, या फिर एंडोडर्म, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे बतलाइए। और ये तीनों जो भाग होता है वो भ्रूण के भाग होता है। भ्रूण में सबसे अंदर जो होता है वो एंडोडर्म होता है, उसके फिर मध्य में जो होता है वो मीजोडर्म, और सबसे बाहर में जो होता है वो एक्टोडर्म होता है। तो यहाँ पे तंत्रिका तंतु पूछा है, तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होता है वो एक्टोडर्म से होता है। सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहर में होता है एक्टोडर्म से ही तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है। और अंगों का अगर निर्माण की बात करें तो वो मीजोडर्म से होता है अंगों का निर्माण। और इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, साबुन में अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी, जल रागी, मिशेल, या फिर तीनों कथन सत्य है। एक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है और एक जो होता है वह जल में विलय होता है। दोनों को हम बतलाएंगे यहाँ पे। देखिए जो जल में विलय होता है उसको जल रागी बोलते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसको जल विरागी बोलते हैं। तो बतलाइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को जल विरागी बोलते हैं, और जल रागी जो है वह जल में विलय सिरा होता है। जल में विलय सिरा को जल रागी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है? और आप लोग लाइक जल्दी से कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए,
सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मनुष्य के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नालिका, न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर नेफ्रिडिया? बतलाइए यहाँ पे सभी लोग जल्दी से। ऑप्शन ए है वृक्क नालिका, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है एक्सॉन और ऑप्शन डी है नेफ्रिडिया। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा कि मनुष्य के वृक्क में रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन बोलते हैं, इसका बिल्कुल सही नेफ्रॉन हो जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क नालिका। वृक्क के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, वृक्क नालिका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वृक्क नालिका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण किसके द्वारा होता है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो कवक जो होता है फंगस होता है, फंगी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। फंगस में विषमपोषी होता है, मृतजीवी होता है, किसी सड़े गले पदार्थ पर जाकर अपना भोजन यहाँ से ले लेते हैं। मृतजीवी होता है यानी कि मृत से ही मतलब पता चलता है कि मरे हुए पदार्थ, सड़े गले मरे कुछ भी ऐसा पदार्थ, वहाँ पे फंगस बहुत जल्दी फैल जाते हैं। जैसे आप लोग रोटी भी देखे होंगे, रोटी को 1 से 2 दिन हो जाता है तो उसको पे वाइट जो है उसको पे फंगस लग जाता है, वो सभी कवक होते हैं, फंगस होते हैं और इसका जो भोजन है वो मृतजीवी होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन गैस या फिर Sb एंटीमनी? तो यहाँ पे इसको हम पहले के क्लास में बतलाए थे कि उपधातु जो होता है वो एंटीमनी, और एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है 51। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में या फिर श्वेत रक्त कण में? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सभी लोग बताइए। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली यहाँ पे कंटिन्यू क्लास हो रहा है। चलिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है बतलाना है? एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन या फिर प्रोपिन? किसका बहुलक है? तो यहाँ पे जो रबर है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जो रबर बहुलक है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बतलाइए। संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? मतलब यहाँ पे वातावरण, प्रकृति जो है उसको में ऑक्सीजन का संतुलन किस तरह से बनता है? तो यहाँ पे संयोजन के द्वारा तो बनेगा नहीं, अपघटन द्वारा भी नहीं, ये जो है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी? उभयलिंगी के मतलब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे देखिए होता है, एक होता है एक लिंगी और एक लिंगी होता है, और एक होता है उभयलिंगी। एक लिंगी मतलब कोई एक ही लिंग, या तो नर होगा या तो फिर मादा होगा, नर या फिर मादा में से कोई एक ही लिंग उसको में पाया जाएगा। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में अलग अलग लिंग होते हैं, एक नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, इसलिए मनुष्य एक लिंगी श्रेणी में आते हैं। और उभयलिंगी जिसको में नर और मादा एक ही जीव के अंदर होता है, नर और मादा जो है एक ही जीव के अंदर पाया जाता है, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। तो जो उभयलिंगी है वो केचुआ में देखा जाता है। केचुआ जो है वह उभयलिंगी प्राणी है, जंतु है या उभयलिंगी। तो इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक आप लोगों का एक क्लियर है तो एक बार बतला दीजिए, यहाँ तो क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो यही था आज के 20 प्रश्न। और आप लोगों को कैसा लगा आज के ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है कि कैसा आप लोगों को क्लास लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।